अध्याय 24। कौन था जर्नैल बंदा सिंह बहादुर? जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के जन्म को लेकर भ्रम। इतिहासकारों के द्वारा जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के जन्म को लेकर अलग अलग क्यास लगाए गए हैं, जो कि एक दूसरे से मेल नहीं खाते, और अपने तर्कों के समर्थन में इतिहासकार कोई भी प्रमाण पेश नहीं करते। मेजर जेम्स बरोनी 1783 अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन प्रोग्रेस ऑफ सिक्स लंदन में लिखते हैं कि जर्नैल बंदा सिंह बहादुर का जन्म गांव पंढौरी जालंधर दुआब में हुआ। ज्ञानी ज्ञान सिंह तवारिख गुरु खालसा भाग 2 1892 H रोज 1919 में लिखते हैं कि जर्नैल बंदा सिंह बहादुर का जन्म राजौरी पूंछ में राजपूत परिवार में हुआ। जॉन क्लार्क आर्क 1946 ये लिखते हैं कि जर्नैल बंदा सिंह बहादुर का जन्म कश्मीर में खत्री परिवार में हुआ। कुछ इतिहासकार जर्नैल बंदा सिंह बहादुर को भारद्वाज ब्राह्मण, छिब्बर ब्राह्मण, मगोयाल ब्राह्मण, गुर्जर इत्यादि लिखते हैं। जन्म स्थान को लेकर राजौरी, जोजू का गढ़, पठानकोट, रियासी इत्यादि का विवरण देते हैं। हरिराम गुप्ता इतिहासकार जर्नैल बंदा सिंह बहादुर का जन्म स्थान नाहन बताते हैं। उनके इस तर्क के पीछे ये बात समझ में आती है कि जर्नैल बंदा सिंह बहादुर ने काफी समय नाहन की पहाड़ियों में गुजारा और मुख्य तौर पर मुगलों के विरुद्ध सिखों की जंग इसी क्षेत्र में हुई है, इसलिए वो उनके जन्म को लेकर नाहन का अंदाजा लगाते हैं। प्रोफेसर सुखदयाल सिंह पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला कहते हैं कि जर्नैल बंदा सिंह बहादुर की गुरु गोबिंद सिंह के साथ मुलाकात नांदेड़ की मुलाकात से पहले की है। वो ये भी कहते हैं कि जर्नैल बंदा सिंह बहादुर ने जौनपुर की लड़ाई में हिस्सा लिया था और बहादुर शाह को बादशाह बनने में मदद की थी। उपरोक्त वर्णित स्रोतों से केवल भ्रम उत्पन्न होते हैं और जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के सन 1708 से पहले के जीवन के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी आज तक भी उपलब्ध नहीं है। केवल इतिहासकारों द्वारा मनगढ़ंत कहानियां हैं। बंदा सिंह बहादुर के प्रारंभिक जीवन पर नया शोध। जोसेफ डेवी कर्निंगम सिखों का इतिहास पृष्ठ 83 में लिखता है कि गुरु गोबिंद सिंह के चुने हुए शिष्य जर्नैल बंदा सिंह बहादुर दक्षिण भारत के मूल निवासी थे। उनका जन्म दक्षिण भारत के किस शहर या गांव में हुआ, इसका विवरण कनिंघम नहीं देता। ये स्पष्ट है कि अंग्रेजी इतिहासकारों को जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के 1708 से पहले के जीवन की कुछ पुख्ता जानकारियां थीं, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को जानबूझकर छिपा दिया था। अब नई शोध से पता चला है कि जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के नाम से स्थापित एक किला जिला कोपल कर्नाटक के पास स्थित है। जिस गांव में ये किला है, उस गांव का नाम भी बंदा सिंह बहादुर है। कोपल शहर में जर्नैल बंदा सिंह बहादुर का किला। कोपल शहर में 2 किले हैं और एक किले का नाम बंदा बहादुर है, और शोध के बाद ये पाया गया है कि इस किले का निर्माण भाई लखीराय वणजारा और उनके सहयोगी जंगी जगत राम वणजारा, भंगी भगत राम वणजारा और भगवान दास वणजारा के द्वारा करवाया गया था। जिस जगह ये किला बनवाया गया है, वहां पर भूतकाल में वणजारों का एक टांडा था, जिसका नाम कुन्ना केड़ी टांडा था। अंग्रेजों के आगमन पर इस टांडे को यहाँ से खदेड़ दिया गया, और जब ये टांडा इस किले से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भूगोलिक तौर पर ये किला तुंगबाड़ा नदी के नजदीक है। इस किले में 3 दीवारें थी। पहली मुख्य किले से 500 मीटर की दूरी पर थी और वर्तमान में इसकी अधिकांश किलेबंदी को ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि किले के कुछ अवशेष बंदा बहादुर गांव में अब भी मौजूद हैं। दूसरी रक्षा दीवार एक पहाड़ी के नीचे स्थित है और इस किलेबंदी के अंदर से सुरंग में से गुप्त मार्ग निकलता था, जो लगभग 4 किलोमीटर लंबा था। ये एक आपातकालीन निकास था। इस किले के अंदर जाने को मार्ग इतने संकरे हैं कि एक समय में केवल 2 व्यक्ति ही किले में प्रवेश कर सकते थे। यह किला ग्रेनाइट चट्टान के पत्थरों से तैयार किया गया था, जो कि कर्नाटक के इस क्षेत्र में पर्याप्त गुणवत्ता में पाया जाता है।
चूने, सुर्खी और नानकशाही ईंटों का इस किले को बनाने में पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया गया। अधिकांश पत्थरों को चौकोर खंडों में तैयार किया गया है, जिनकी लंबाई और चौड़ाई लगभग आधा मीटर है। प्रत्येक पत्थर को अन्य पत्थर के साथ चूने की मोटी परत के साथ जोड़ा गया है। किले के कुछ हिस्सों में नानकशाही ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया है। ये ईंटें लोहगढ़ में इस्तेमाल की गई ईंटों के आकार से मेल खाती हैं। इस किले में तोपों और बंदूकों से दुश्मन पर आक्रमण करने हेतु विशेष प्रावधान किए गए थे। किले का मुख्य भाग बारिश का पानी एकत्र करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस किले के अंदर 2000 से अधिक सिख सैनिक रहते थे। किले के अंदर एश परस्ती की कोई इमारत नहीं है, केवल सैनिकों के लिए बैरकें बनी हुई हैं। किले के 3 तरफ सीधी खड़ी चट्टानें हैं, जो जमीन से लगभग 150 फुट ऊंची हैं और केवल एक ही तरफ संकरे मार्ग से ही प्रवेश किया जा सकता है। कुछ किलोमीटर की दूरी पर कर्नाटक के मन्नारपल्ली टांडा, जिला बल्लारी नाम का एक टांडा है, जिसमें भाई लखीराय वणजारा के वंशज अभी भी निवास करते हैं और भाई लखी शाह वणजारा के टांडे में काम करने वाले वणजारों के वंशज आज भी कर्नाटक स्थित टांडों में रहते हैं। अकालगढ़ नामी किला भी कोपल के नजदीक है और गांव इकलगढ़ा में स्थित है। गुरु नानक साहिब का कर्नाटक में भ्रमण। गुरु नानक साहिब ने एक नई धार्मिक विचारधारा के साथ साथ नई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रांति की भी नींव रखी। कर्नाटक में गुरु नानक साहिब अपनी दूसरी उदासी के दौरान 1510 में पहुंचे। गुरु नानक साहिब ने 2 बार कर्नाटक का भ्रमण किया। पहली बार गुरु नानक साहिब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश होते हुए कर्नाटक के शहर बीदर पहुंचे। यहाँ पर एक बड़ा प्रचार केंद्र स्थापित किया। उसके बाद रायचूर से होते हुए कर्नाटक के बलेरी, कोपल, हम्पी, बैंगलोर और इसके बाद गुरु साहिब आंध्र प्रदेश के आंतापुर का दौरा करते हुए तमिलनाडु और बाद में श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका का राजा शिवनाव पहले ही सिख धर्म को अपना चुका था और गुरु नानक साहिब की राजा शिवनाव से भेंट हुई। दक्षिण भारत में सिख धर्म के प्रचार के लिए वणजारों को मसंद के रूप में नियुक्त किया गया था। हरि मसंद, हेमा मसंद, पेमा मसंद, लिंगा मसंद, दीपा मसंद, दमाला मसंद, सोमा मसंद, मैकान मसंद, थेबा मसंद, लोका मसंद और कासना मसंद, जिनमें से कुछ के नाम हैं। गुरु नानक मंजी साहिब अब मंदिर बना दिया गया है। लोक मसाह के नाम से मौजूद है, जो हैदराबाद और रायचूर के बीच स्थित है। गुरु नानक साहिब ने कोपल में कुनाखिड़ी टांडा का दौरा किया और सिख धर्म के प्रचार के लिए एक धर्मशाला की स्थापना की। वहां एक मसंद की नियुक्ति की। मसंद नाम का वंशज ठाकुर मसंद का नाम आज भी यहाँ रहता है। गुरु नानक साहिब ने दूसरी बार कर्नाटक का भ्रमण केरल से आते हुए किया। मैंगलोर, मैसूर जिले, कुर्ग और चिकमंगलूर का दौरा करते हुए महाराष्ट्र निकल गए। दक्षिण भारत में मुगलों के नियंत्रण में नहीं था और वणजारे व्यापारी सेनाओं के मुख्य आपूर्तिकर्ता थे। इसलिए वणजारों के पास किले बनाने और सेना रखने के खास इख्तियार थे। कोपल के पास हजारों एकड़ भूमि के मालिक भी वणजारे थे। भाई साहिब सिंह निवासी कर्नाटक खालसा पंथ 5 प्यारों में से एक। 28 मार्च 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की सृजना आनंदपुर साहिब में की थी। गुरु गोबिंद सिंह ने सबसे पहले खालसा पंथ में 5 प्यारे संजोए, खालसा पंथ में प्रवेश किया और इन 5 प्यारों में से एक प्यारा भाई साहिब सिंह जोगी कर्नाटक के रहने वाले थे। भाई साहिब सिंह 7 दिसंबर 1705 को भाई हिम्मत सिंह और भाई मोहकम सिंह के साथ चमकौर की लड़ाई में शहीद हो गए। ये स्पष्ट है कि गुरु नानक साहिब ने भारतवर्ष में न केवल धार्मिक केंद्र स्थापित किए, बल्कि सैन्य प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए। इसलिए जब गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने खालसा पंथ की सृजना की, तो भारतवर्ष के सभी भागों से लोगों ने खालसा पंथ में प्रवेश किया। भगत नामदेव जी हगोली नांदेड़ और भगत त्रिलोचन जी शोलापुर महाराष्ट्र के रहने वाले थे।
गुरु नानक साहिब से संपर्क में आने के बाद गुरु नानक साहिब की विचारधारा पर कार्य करना आरंभ किया। इन भगत साहिबान की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है। गुरु नानक साहिब में नांदेड़ में इन भगत साहिबान और सूफी संतों की मदद से एक बड़ा प्रचार केंद्र स्थापित किया, जो आगे चलकर गुरु गोबिंद सिंह के काम आया और यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह की मुलाकात बादशाह बहादुर शाह के साथ हुई। बातचीत का दौरा विफल रहने के उपरांत सन 1708 में गुरु गोबिंद सिंह ने जरनैल बंदा सिंह बहादुर की रवानगी पंजाब की तरफ की, ताकि मुगल राज की जड़ें उखाड़ी जा सके। भाई मक्खन शाह लबाना का जन्म हम्पी कर्नाटक में हुआ। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि भाई मक्खन शाह लबाना का जन्म सन 1619 में कर्नाटक के हम्पी शहर कर्नाटक में हुआ। हम्पी शहर कोपल से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भाई मक्खन शाह लबाना पेलिया वणजारा का नाम सिख इतिहास में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। भाई मक्खन शाह लबाना 7वें, 8वें और 9वें सिख गुरु साहिब के समकालीन थे। गुरु साहिबान के प्रमुख मसंदों में से एक थे। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर साहिब को लेकर विरोधियों के द्वारा भ्रम फैलाए जा रहे थे। उनको दूर करने में अहम भूमिका बाबा बकाला पंजाब में रही थी। भाई मक्खन शाह लबाना एक अमीर व्यापारी थे। इनका व्यापार एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था। भाई मक्खन शाह लबाना और भाई लक्खी शाह बणजारा सगे साधु भी थे। भाई मक्खन शाह लबाना की पारिवारिक बंसावली इस प्रकार है। भाई मक्खन शाह बेटा भाई देसा, बेटा बन्ना, बेटा अर्था, बेटा बोहरूमल, उलट सबने की। मक्खन शाह लबाना एक समर्पित सिख और एक अमीर व्यापारी थे। भाई देसा गुरु हर गोबिंद साहिब 6वीं पातशाही के सिख थे और अफ्रीका व यूरोप के मसंद नियुक्त किए गए। उनके पूर्वजों का युगांडा के बामुनानिका में व्यापारिक उपनिवेश था। भाई देसा का अपना अफ्रीकी हेडक्वार्टर मालिंदी, केन्या में था और उन्होंने मालिंदी और मकिंडू में अपना गोदाम भी स्थित किया। दक्षिण भारत में वणजारों की उपस्थिति। विजयनगर साम्राज्य के कार्यालय के दौरान वणजारे दक्षिण भारत में मौजूद थे और सन 1565 में जब वाहमिनी साम्राज्य अस्तित्व में आया, तब भी वणजारों ने उन्हें सैन्य सामग्री, घोड़े, अनाज, रसद इत्यादि सामान उपलब्ध करवाया। इस तरह वणजारों का हर साम्राज्य में अच्छा रसूख और आदर बना रहा। जुलाई 1636 में शाहजहां ने अपने तीसरे बेटे औरंगजेब को दक्षिण का वायसराय नियुक्त किया। अपनी नियुक्ति के समय औरंगजेब केवल 18 वर्ष का था। हालांकि उसने मई 1644 में इस्तीफा दे दिया। फिर से सन 1653 में औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। सन 1658 में औरंगजेब भारतवर्ष का बादशाह बना और उसने 1659 से 1707 ने अपनी शाही फरमानों में वणजारों का वर्णन किया है। वणजारों की बड़ी संख्या गुजरात गई, परंतु उन्हें वहां अनाज दक्षिण भारत में व्यापार हेतु नहीं मिला। इसलिए गुजरात से नमक इत्यादि सामान लेकर भारतवर्ष के अलग अलग भागों में चले गए। परंतु लाखों की तादाद में वणजारे अभी भी इस उम्मीद से गुजरात में रुके हुए हैं कि उन्हें वहां से अनाज मिलेगा और वो नर्मदा पार कर दक्षिण भारत पहुंचेंगे। सन 1640 में जरनैल बंदा सिंह बहादुर के पूर्वजों का पलायन बूंदी कोटा, राजस्थान से कर्नाटक में हुआ। शाहजहां के वजीर अशरफ खान ने सन 1640 के आसपास दक्षिण में मुगल सेना को आवश्यक सामानों की आपूर्ति करने के लिए बूंदी कोटा क्षेत्र के सिख वणजारों की सहायता मांगी। बूंदी कोटा सिख दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भगत धन्ना जी इसी स्थान के रहने वाले थे। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुरु नानक साहिब भगत धन्ना जी से मिले और उसके बाद उन्होंने भगत धन्ना जी ने बूंदी कोटा के क्षेत्र में सिख धर्म की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। इसके अतिरिक्त भगत पीपाजी राजपूत, जो कि जलावार
राजस्थान के राजा थे और गुरु नानक साहिब के नजदीकी संगी साथियों में से एक थे। सिख विचारधारा का प्रचार जोर शोर से राजस्थान में किया। इन दोनों भक्त साहिबान की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। इस क्षेत्र में भाई लखी राय वणजारा के कई गुंबद और बावड़ियां जो कि आज भी अच्छे हालात में मौजूद हैं। बूंदी के पास गांव सारवदा में गुरु गोबिंद सिंह की याद में गुरुद्वारा स्थापित है। गुरुद्वारा साहिब के परागण में भाई लखी राय वणजारा की बावड़ी है। इस गुरुद्वारा साहिब में हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब की पुरातन बीड़ मौजूद है। सन 1708 में दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ कूच करते हुए जरनैल बंदा सिंह बहादुर सिख सेना के साथ इस स्थान पर रुके थे। सन 1640 में जंगी भंगी राठौड़ वणजारा और भगवान दास वड़तिया वणजारा पहली बार मुगल सेना के साथ दक्षिण भारत आए थे। जंगी भंगी के पास 1,80,000 बैल थे, जबकि भगवान दास बड़तिया के पास 52,000 बैल थे। उनकी परिवहन की क्षमता को देखते हुए मुगल दरबार में उनका ऊंचा मान सम्मान था। मुगल फारसी पुरालेख स्रोतों में वणजारों के बारे में विशेष उल्लेख दिया गया है। वणजारों के समय पर ना पहुंचने की सूरत में सुल्तान व्याकुल हो उठा और अपने सिपह सालार आजम हुमायूं की रवानगी की वह वणजारों की खबर ढूंढ कर लाए। ग्रियसन 1968-256 जब मुगल सेना ने दक्षिण पर आक्रमण किया, वणजारा ने कठिन और ट्रैकलेस इलाके के माध्यम से तेज परिवहन किया और मुगल फौज को रसद पहुंचाई। उनकी सेवाओं के लिए मुगलों द्वारा वणजारों को कई प्रतिरक्षा और कई विशेषाधिकार दिए गए। सन 1640 में बीजापुर पर हमला करने के लिए वणजारों द्वारा मुगलों के वजीर आसफ खान की मदद की गई। इस बात से खुश होकर आसफ खान ने तांबे की प्लेट पर सोने के अक्षरों से उत्कीर्ण निम्नलिखित आदेश जारी किए। रंजन न पानी छप्पर की घास, दिन के 3 खून माफ, और जहां अशरफ खान का घोड़ा वहां बंगी जंगी के बैल। प्लेट का अर्थ यह प्रतीत होता है, यदि आपको कहीं और पानी नहीं मिल रहा है तो आप मुगलों की हांडियों बर्तनों से भी ले सकते हैं। यदि आपको घास नहीं मिलता तो आप किसी की झोपड़ी की छत का घास भी ले सकते हैं। और यदि वणजारे एक दिन में 3 हत्याएं करते हैं तो भी सजा माफ है। और जहां अशरफ खान का घोड़ा खड़ा होगा वहीं जंगी बंगी के बैल भी खड़े होंगे। वणजारों की एक विशेष बात और थी कि वही केवल मुगल फौज के लिए नहीं बल्कि दक्षिण में पहले से ही स्थित बहामनी राजाओं और मराठों को भी रसद, घोड़े, हथियार इत्यादि उपलब्ध करवाते थे। वणजारों की इस कार्यशैली से मुगलों को भी कोई ऐतराज नहीं था। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जैसे आज के समय में रेड क्रॉस काम करती है, वैसे ही उस समय वणजारे भी दोनों पक्षों या विरोधी धुरों के लिए कार्य करते थे। सन 1660 में अब्दुल ख्वाजा, जो कि बेगम बेलगांव के सूबेदार थे, वो मराठा नायक बाजीराव के साथ कोपल आया था और वणजारे सिखों से मिले थे। उस समय तक मराठा और वाहमानी साम्राज्य संयुक्त रूप से मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। उनकी यात्रा के बाद कोपल के पास गुंटापुरा में एक पहाड़ी पर एक किले के निर्माण के लिए वणजारों को अनुमति मिल गई। राजोजी नाइक और लक्सरी नाइक ने गुंटापुरा में कोपल किले का निर्माण शुरू किया। सन 1666 तक ये किला पूरा हो गया और अधिकांश इतिहासकारों ने इसे दक्षिण में अब तक के सबसे मजबूत किलों में से एक के रूप में परिभाषित किया है। सन 1686 तक ये क्षेत्र मुगलों और जंगी भंगी के नियंत्रण में आ गया और भवनदास बड़तिया को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना में कोपल में 400 एकड़ भूमि आवंटित की गई। 17वीं शताब्दी के आखिर में बंदा सिंह बहादुर के किले का निर्माण कोपल में किया गया, जो गुंटापुरा किले से मात्र 3 मील की दूरी पर स्थित है। कोपल में किला जरनैल बंदा सिंह बहादुर के नजदीक सीकली घर सिखों की आबादी आज भी मौजूद है।
सीकलीगर और वणजारे, जो कि राजस्थान के मूल निवासी थे और गुरु नानक साहिब के संपर्क में आने के बाद सिख धर्म भी अपना लिया था, उन्होंने काफी संख्या में कर्नाटक की तरफ पलायन भी किया। सीकलीगर सिख सबसे अच्छे हथियार बनाने के लिए मशहूर थे और अधिकांश इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि छठे गुरु हरगोबिंद साहिब के शासनकाल में सीकलीगर राजस्थान से पंजाब लाए गए थे, लेकिन वास्तव में कर्नाटक और पंजाब में सीकलीगर 16वीं शताब्दी गुरु नानक साहिब के समय दौरान आए थे। उन्होंने सिखों के लिए हथियार तैयार करने का कार्य किया था। कर्नाटक के बलारी जिले में लौह अयस्क का एक समृद्ध स्रोत है। यह स्थान हथियारों के निर्माण का केंद्र बिंदु बन गया है। जैसे कि पूर्व पृष्ठ में उल्लेख किया गया है कि लोहगढ़ खालसा राजधानी में हथियारों के कारखाने भी स्थापित किए गए थे और सीकलीगर वहां हथियार बना रहे थे। लोहगढ़ यमुनानगर के आसपास के क्षेत्र में कोलार और मैंगलोर नाम के गांव हैं, जहां पर कभी वणजारे बसा करते थे। पाउंटा साहिब से नाहन जाने वाली सड़क के आसपास वणजारों और सीकलीगरों के कई गांव आज भी बसे हुए हैं। सन 1680 में शिवाजी की मृत्यु से दक्षिण की स्थिति में बदलाव आया और मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसका पूरा फायदा उठाने में कोई समय नहीं गंवाया। शंभू जी को कुचलने के लिए और मराठों की ताकत को खत्म करने के लिए औरंगजेब ने मराठों के खिलाफ जोरदार कार्यवाही की। तदनुसार अप्रैल 1685 में शाही सेना ने बीजापुर को घेर लिया और उस पर कब्जा कर लिया। जनवरी 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा के खिलाफ अपने अभियान का निर्देशन किया और उसी साल सितंबर में इसे जमा करने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार सन 1989 तक मुगल साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था, जिसके पास दुनिया की 25% दौलत थी और 30% सैन्य बल था। सन 1694 के आसपास औरंगजेब ने अपने बेटे मुअज्जम अगला मुगल बादशाह बहादुर शाह को 7 साल की कारावास के बाद रिहा किया। सन 1695 में औरंगजेब ने मुअज्जम को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। विदर्भ में मराठावाड़ा, खानदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सभी गौर वणजारों में भाई लखीराय वणजारा, जंगी भंगी और भगवान दास वदतिया के टांडों ने वणजारा के वंशज आज भी मिलते हैं। पूरे दक्षिण भारत में वणजारों के उत्थान के संदर्भ मिलते हैं। आज भी कर्नाटक में 4100 से अधिक वणजारों के टांडे हैं। इन टांडों में रहने वाले वणजारे गुरु नानक साहिब को अरदास में याद करते हैं। किला बंदा सिंह बहादुर, कोपल, कर्नाटक में वणजारों की वार्षिक सभा। 18वीं शताब्दी दिल्ली में जरनैल बंदा सिंह बहादुर की शहादत के बाद मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप में सिखों के नरसंहार का आदेश दिया। किसी नानकपंथी या उससे संबंध रखने वाले व्यक्ति की जानकारी प्रदान करने वालों को मुगलों के द्वारा इनाम दिए जाते थे। वणजारों को मुगलों द्वारा विशेष रूप से निशाना बनाया गया। वही कई ऐसी घटनाएं थी जिसमें वणजारों को दिल्ली लाया गया और वे शहीद हो गए। मुगलों ने वणजारों के व्यापारिक टांडों को लूटने के भी आदेश दिए थे। ऐसी विकट स्थिति से निपटने के लिए एक प्रमुख वणजारा नेता विरासी विशालावत सिंह नायक ने सभी वणजारा नेताओं, विशेष रूप से दक्षिण के सिख मसंदों, टांडों के नायकों और सभी सिख समुदाय के सदस्यों को एक साथ बुलाया। कोपल के किला जरनैल बंदा सिंह बहादुर में एक बड़ा इकट्ठा किया। सन 1717 में कोपल में जरनैल बंदा सिंह बहादुर किले के सामने वणजारों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस गंभीर स्थिति का सामना करने के लिए रणनीति तैयार की गई। किला जरनैल बंदा सिंह बहादुर के इस सम्मेलन में कर्नाटक के मसंद भाई सेवा सिंह, नानूसाद सिंह खेरालिया और वैरासी विशलावत सिंह नायक, महाराष्ट्र से भाव सिंह नायक, बावन बंदा, तेलंगाना एपी के शोमूसाद सिंह नायक और अन्य कई नायक शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु के 27 कुलों के वणजारों के लगभग 4 लाख वणजारों ने भाग लिया था। एक लोकगीत में इस इकट्ठ का विवरण है,
जिसमें दर्शाया गया है कि एक बार कोपल के किला बंदा बहादुर पर भारत के विभिन्न भागों में वणजारों के सभी 27 कबीले यहाँ एकत्र हुए थे। एक मशहूर लोकगीत आज भी कर्नाटक में गाया जाता है। बंदा बहादुर कोपड़गल फतने सैन 13 14 वात 7 साल पदर एक काज मलान काज कोलजा कोपलगढ़ बहादुर बंदा। सन 1708 से 1724 तक कोपल मराठों के नियंत्रण में रहा और उन्होंने सिख वणजारा व्यापारियों को पूर्ण विशेषाधिकार भी प्रदान किए। सन 1725 से 1760 तक यह क्षेत्र हैदराबाद के निजामों के नियंत्रण में आया और 1781 तक ये क्षेत्र मैसूर के हैदर अली के नियंत्रण में रहा। इन सभी स्थानीय नरेशों ने वणजारों को विशेषाधिकार प्रदान किया। हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और वणजारों को बंदा बहादुर किले का किलाधार बनाया रखा। अंग्रेजों द्वारा किला बंदा सिंह बहादुर पर कब्जा। अंग्रेजों ने बीजापुर के पुराने प्रदेशों में वणजारों के किलों पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। ये आसान नहीं था क्योंकि किले की दीवार तक पहुंचने के लिए काफी ऊंचाई तक की खड़ी चट्टान बहुत दुर्लभ थी। वणजारों ने लगातार ब्रिटिशों को परेशान करना जारी रखा। उनका प्रतिरोध इतना अडिग था कि केन नावे ने 8 मार्च 1781 को कॉर्नवालिस को सूचित किया, मुझे डर है कि कोपल के किलों को बलपूर्वक ले जाने का मौका हमारे खिलाफ है। फिर भी 18 अप्रैल 1781 को 5 महीने के प्रतिरोध के बाद वणजारों से अंग्रेजों ने ये किला कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों के बंदा बहादुर के किलों पर कब्जा करने के बाद वणजारों के टांडों को खदेड़ा गया। यह टांडे आसपास के वन क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए। सन 1792 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच युद्ध के दौरान मैसूर में टीपू सुल्तान की सेना के लिए वणजारे व्यापारी अनाज और सैन्य सामग्री उपलब्ध करवाते रहे। अंग्रेजों ने वणजारों के आने जाने पर काफी प्रतिबंध लगाए और वणजारा नाइक को मृत्युदंड के आदेश भी दिए। आगे ब्रिटिश कप्तान एंड्रयू रीड्स ने बंदा बहादुर किले पर कब्जा कर लिया। बाद में अंग्रेजों ने साजिश रच वणजारों और सीकलीगरों को आपराधिक जनजातीय अधिनियम के अंतर्गत उनका सारा व्यापार समाप्त कर जुर्म पेशा घोषित कर दिया।